चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम और मैंने आपको होमवर्क दिया था 4-5 चीज़ें पढ़ने के लिए। एक तो था मीनिंग ऑफ पुअर, ठीक है, और एक सेकंड टॉपिक दिया था पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, और एक इसी के साथ में मैंने आपको दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। ये 3 चीजें मैंने आपको दी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ले लो। तो ये 3 चीजें मैंने आपको कहा था कि इसको रीड आउट करो और इसमें कोई डाउट है तो मेरे को सेंड करो। आई होप कोई डाउट निकला नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे पास अभी तक किसी की वो नहीं आई कि डाउट था कि नहीं था, अभी तक किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं है मेरे पास। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। आप अपनी अपनी बुक्स साथ में निकाल के रखेंगे क्योंकि मैं साथ साथ मार्क भी कराऊंगा आपको। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिलेटिव मेजर, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, होता क्या है दोनों में फर्क। रिलेटिव मेजर रिलेट करता है, कंपैरिजन करता है। बेसिकली इसका जो मतलब होता है उसको, इसका मतलब है आपका कंपेयर करना, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि कितना आपकी पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट रियल वैल्यू होती है। ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है कितनी पॉवर्टी है आपकी, और ये रियल वैल्यू है कि कितने गरीब हो आप। ठीक है, आप मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब इसके अंदर पहले पढ़ते हैं फिर इसके अंदर पढ़ते हैं। रिलेटिव मेजर कहता है रिलेटिव, अब साथ साथ पढ़ते रहो मीनिंग। रिलेटिव प्रॉपर्टी रेफर्स टू पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स एंड नेशन। मतलब आप गरीब नहीं हो, आप नॉर्मल हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, चाहे लग्जरियस लाइफ जी हो, लेकिन किसी और के कंपैरिजन में आप गरीब हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर आज एक सेंट्रो कार है और मेरे फ्रेंड के पास एक समझ लो BMW, या BMW तो बहुत बड़ी होगी ना, सेंट्रो से ऊंची कोई भी कार भी माइंड में नहीं आ रही मेरे, BMW ले लो चलो। ठीक है, मेरे पास ये कार है और मेरे फ्रेंड के पास ये कार है, तो मैं भी गरीब तो हुआ नहीं, क्योंकि सेंट्रो कार तो मेरे पास है ना, कार मेरे पास है, लेकिन मैं उसके मुकाबले गरीब हुआ। उसके जितना मेरा बजट नहीं है, मेरी इनकम अच्छी है। मान लो मेरी मंथली इनकम 40,000 पर मंथ है, 40,000 मेरी मंथली इनकम है। अब जो बंदा 40,000 पर महीने कमा रहा है वो गरीब तो किसी भी एंगल से नहीं हुआ, हाँ अमीर भी नहीं हुआ और गरीब भी नहीं हुआ। ये एक मिडिल क्लास बंदे की इनकम है और वो 40,000 में अपना घर आराम से चला रहा है। लेकिन मेरे फ्रेंड की इनकम आज 1,20,000 रुपए है मंथली। मैं गरीब नहीं हूं लेकिन उसके मुकाबले मेरी इनकम कम है। तो इसके रिलेटिव का मतलब इससे रिलेट करता हूं। वैसे मैं ठीक हूं अपने आप में, जैसे ही मैंने अपने आप को इससे रिलेट किया तो मेरे को लगा यार मैं बड़ा गरीब हूं, मैं तो उससे बहुत पीछे हूं। तो ये अपने आप में एक पॉवर्टी की निशानी होती है कि भाई मैं उसके मुकाबले एक गरीब बंदा हूं, या मैं उससे पीछे हूं या उससे पिछड़ा हूं। तो इस तरह की पॉवर्टी को कहते हैं रिलेटिव मेजर, या इसको हम ये भी कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी भी कहते हैं। कि मैं एक्चुअली गरीब नहीं हूं, मैं एक्चुअली मिडिल क्लास का हूं, या या अच्छी, मान लो मिडिल क्लास भी छोड़ दो, आज एक बंदे की इनकम लेते हैं जो 1,00,000 रुपए महीना कमा रहा है। अब ये किस एंगल से मिडिल क्लास हुआ, ये तो अच्छी लग्जूरियस लाइफ जी रहा होगा, लेकिन 2.5 लाख वाले से तो कम हो गया ना। ऐसे भी लोग हैं जो 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो मैं अपने आप में एक पूरा का पूरा समझ लो एनरिच्ड बंदा हूं, पूरा का पूरा शांत कह रहा हूं मैं, संपूर्ण अपने आप में पूरा कंप्लीट बंदा हूं। मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, अपनी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, सब जगह सब हर चीज में अपनी लाइफ में एंजॉय करता हूँ। लेकिन इसके मुकाबले तो मेरी इनकम कम है ना, तो मैं क्या हुआ, रिलेटिवली पुअर हो गया एज कंपेयर टू ये। अगर मैं ये हटा देता हूं तो क्या आप बोलोगे जिसकी 1,00,000 रुपए महीना की इनकम है वो गरीब है? किसी भी एंगल से गरीब नहीं है। तो ये एक्चुअली गरीब नहीं होता, ये किसी के रिलेशन में गरीब होता है। ये 2 लाख वाले के रिलेशन में क्या हुआ, गरीब हुआ। ये जो होता है ये एक्चुअली गरीब होता है। ये रियल वैल्यू मतलब एक्चुअली पुअर बंदा है, ये कहां रहता है, बिलो
पॉवर्टी लाइन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर नहीं पता मतलब इसका, वैसे तो पता होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं इसको पॉवर्टी लाइन का मतलब ना पता हो। 7th 8th से शुरू हो जाता है एसएसटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। और अगर नहीं पता, कई बच्चे ऐसे होते हैं बचपन से पढ़ाई और पेपर देने के लिए करते हैं, पेपर दिए पढ़ाई खत्म, तो उनको आज की क्लास में नहीं, इसकी अगली क्लास होगी, वो पूरी की पूरी क्लास जो होगी पॉवर्टी लाइन के ऊपर डिपेंड होगी, तो उसमें आपको पॉवर्टी लाइन का मतलब समझा दिया जाएगा। तो ये एक लाइन होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, मान लो ये लोगों की इनकम होती है, और यहाँ पे पीपल होते हैं, कितने पीपल कहाँ पे हैं, तो ये एक लाइन होती है कि इस इनकम, मान लो ये इनकम लगा लो 10,000 लगा दी, कि 10,000 के ऊपर के लोग जो होंगे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट है, अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं। और इससे नीचे जो लोग होंगे, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे, उनको माना जाएगा पुअर। बेसिकली मोटा मोटा ये हिसाब है पॉवर्टी लाइन का, कि पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है जिसके नीचे के लोगों को गरीब माना जाता है, और उसके ऊपर फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर रिच क्लास, ऐसे ऐसे माना जाता है। तो ये जो एब्सोल्यूट मेजर या एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे लाई करते हैं इस एरिया में, पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले। तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बस ये फर्क है ये बंदा गरीब नहीं है, लेकिन दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा बंगला है, उसके मुकाबले ये गरीब है, और ये वाकई ही में गरीब है। ये क्या बेचारा कंपेयर करेगा, क्योंकि सब लोग तो इससे ऊपर ही है, ये सबसे नीचे है, ये ऑलरेडी सबसे नीचे है, ये बंदा ऑलरेडी यहाँ पे है, ये वाला बंदा रिलेटिव पॉवर्टी वाला, ये यहाँ पे लाई कर रहा है पॉवर्टी ग्राफ के अंदर, लेकिन ये अपने से ऊपर वाला को, इस वाले बंदे को देख रहा है, तो इस वाले के मुकाबले ये गरीब है, पर ये तो ऑलरेडी सबसे गरीब है, सबसे नीचे चल रहा है। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी, इंपॉर्टेंस बुक में पढ़ लो आप। इफ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन में कितने सेगमेंट्स हैं, ये आपकी मिडिल क्लास हो गई, ठीक है, या एक ये कर लो लोअर मिडिल क्लास ले लो इसको, फिर ये मिडिल क्लास हो गई, फिर ये अपर मिडिल क्लास हो गई, फिर ये आपकी रिच क्लास हो गई, अपर रिच क्लास हो गई। तो इससे क्या होता है, पता लगता है कि कौन सी सेगमेंट बनी हुई है। ये सेगमेंट वाली इस सेगमेंट से नीचे है, ये सेगमेंट जो है इस सेगमेंट से नीचे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये गरीब है, ये पुअर माना जाएगा, और ये रिच माना जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये पुअर माना जाएगा और ये रिच माना जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है। तो इससे पता लगेगा वैसे ये पुअर नहीं है, ये मिडिल क्लास का बंदा, ये पुअर नहीं है, गरीब नहीं है, पर ये रिच के मुकाबले गरीब है। तो इस हिसाब से इसको माना जाता है। लिमिटेशन, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इन हियरार्की। हियरार्की मतलब ये होगा, हियरार्की पूरा, हियरार्की बन जाती है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बन जाता है सिस्टम। इट डज नॉट कंसीडर हाउ पुअर द पर्सन इज, वेदर इट इज डिप्राइव्ड टू बेसिक। इसमें बताता है कि हाँ भाई ये बंदा इससे गरीब है, ये एक्चुअली में कितना गरीब है, इसके पास सारी फैसिलिटीज है कि नहीं, ये नहीं बताता, बस ये बोलता है यार ये बंदा इससे गरीब है। ये कितना गरीब है, कितना अमीर है, वाकई में इसकी इनकम कितनी है, 1 लाख इनकम है, 10 लाख इनकम है, कौन सी गाड़ियां इसके पास है, गाड़ियां नहीं है, ये इसके बच्चे स्कूल अच्छे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो मतलब नहीं होता। बस बताता है कि हाँ भाई ये बंदा इससे गरीब है, ये बंदा इससे गरीब है, ये रिच भी अपर रिच से गरीब है। तो ये आपको सिर्फ ये बताता है, लेकिन ये आपको एक्चुअल मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बताएगा। इसमें आएगा, इंपॉर्टेंस आ जाएगी कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो आपका एमसीक्यू बन जाता है वो आता है कि 22% ऑफ इंडिया कहाँ रहती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। 22% ऑफ इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन। ये जो यहाँ पे ये वाला एरिया है ना आपका, ये एक्चुअली कितना है, 22% पॉपुलेशन हमारी आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। बाकी की बची हुई 78% यहाँ पे रहती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल। ये आपको एग्जैक्टली मेजर बता रहा है कि कितने बंदे रहते हैं, उनकी इनकम कितनी है, एग्जैक्टली कितना, सब कुछ बताएगा। क्योंकि इन्होंने तो कंपैरिजन करना है ना, ये बेचारे किससे कंपेयर करेंगे, तो ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, तो है ही गरीब, ये तो सबसे नीचे है। ये किसी से भी कंपेयर करें, इससे 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 किसी से भी कंपेयर करें, रहेंगे तो नीचे ही ना, क्योंकि सभी इनके ऊपर है। अब ये बेचारा, ये इसके मान लो ये यूएमसी को ले लो, यूएमसी आरसी से नीचे है, यूएमसी मतलब अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास से तो नीचे है, उससे तो गरीब है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास से तो ऊपर है ना। इन दोनों में ये अमीर है, इन दोनों में ये अमीर है, तो ये किसी से तो अमीर है ना बेचारे, ये तो कहीं पे आते ही नहीं ना, ये तो सबसे नीचे ही आते हैं। ये कंपैरिजन किससे करें, ये किसी के भी मुकाबले ऊपर नहीं बैठते, अमीर नहीं बनते, ये हमेशा गरीब, पुअरेस्ट जो कहते हैं वो माने जाते हैं।
द मेथड ऑफ पॉवर्टी लाइन यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वेरी पुअर एंड अदर पुअर। अब हमने बोल दिया भाई ये गरीब है, इसमें से भी ना एक क्लास होती है जो बहुत गरीब है, आदिवासी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा गरीब, जिनको 2 वक्त की रोटी खाना भी नसीब नहीं होता, 3-3 4-4 दिन लोग खाना नहीं खाते। ऐसे लोग भी दिल्ली के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनको 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, चले खाना नहीं खाते। स्कूल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, उनको बेसिक रोटी खाने को नहीं मिलता। झुग्गी झोपड़ी भी छोड़ दो, झुग्गी झोपड़ी वाला कम से कम एक झुग्गी झोपड़ी के अंदर एक कवर्ड शेल्टर के अंदर सोता तो है ना। कई लोग ऐसे इनके पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, वो खुले आसमान के नीचे कहीं भी मेट्रो के नीचे सो जाएंगे, कहीं भी सो जाते हैं, और उनको खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं 3-3 दिन खाना नहीं खाते। ऐसे लोग हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो जो बंदा झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, रोज 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाता है, अपनी इनकम कमाता है, लेकिन उसकी इनकम बहुत कम है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है। और जो बिल्कुल गया गुजरा जिसको खाना भी नहीं मिल रहा, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे यहाँ पे लाइन कर रहा है। तो पॉवर्टी लाइन बताती तो है कि 22% के वो है गरीब है, और एब्सोल्यूट मेजर बताता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि जो बहुत पुअर है, वेरी पुअर है, और जो लेस पुअर है वो नहीं बता पाएगा आपको। एक्चुअली इनकम जो होती है वो कितनी है, वो आपको ये पॉवर्टी लाइन और एब्सोल्यूट मेजर नहीं बता पाएगा। तो ये क्या होती है, इसकी लिमिटेशन आती है। तो लिमिटेशन दोनों की है, ये एक्चुअल किसकी कितनी इनकम है ऊपर वालों की नहीं बता सकता, ये एक्चुअली कितनी किसकी इनकम है, और कितने नंबर बहुत गरीब है, कितने नंबर थोड़े कम गरीब हैं लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन की है, ये एक्चुअली नहीं बता पाता। सिर्फ ये बताएगा टोटल नंबर की इसमें कितने आते हैं। इसमें भी कैटेगरीज कौन सी कैसे डिवाइड है वो आपको नहीं बता सकता। तो इस हिसाब से आपको लिमिटेशंस पढ़नी है बुक के में। और इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। पहले इतना आप लोग पढ़ लो, रीड कर लो, इस वीडियो को पॉज करो, इतना पढ़ लो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये आता है कि जो ये वाले लोग हैं ना, ये आते हैं रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर, और ये वाले जो लोग हैं ये आते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। तो पता कैसे लगे कि पॉवर्टी लाइन बनानी कहाँ पे है, यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, एग्जैक्टली हम चेक कैसे करेंगे कि पॉवर्टी लाइन बननी कहाँ पे है। तो उसके लिए थोड़ी सी अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च करी है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। आज की वीडियो को बहुत लंबी नहीं होगी, छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन को डिटेल में पढ़ा जाएगा कि एक्चुअली पॉवर्टी लाइन होती क्या है। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब प्री इंडिपेंडेंट मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो मार्क कर नहीं चल रहा, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया लिख लो या ब्रिटिश रूल के टाइम पे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी, नाम आ रहा है दादा भाई, कॉमन नाम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो अगर पढ़ाई की है तो। ये एक रेवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर में थे और जेल भी गए थे। इन्होंने निकाला था पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट। इन्होंने कैसे निकाला था, इन्होंने देखा था कि इन्होंने जो कंसेप्ट का नाम दिया था उसको कहते हैं हम जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू जब भी मैं लिखता हूं मैंने नजर रखा, इसका खाली मतलब एमसीक्यू नहीं, इसमें मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आ जाता है। तो ये आपका 1 मार्कर के अंदर आ सकता है, इसको देख लेना। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश रूल में कौन सा ऐसा मेजर यूज किया गया था पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए, या ब्रिटिश रूल के तो दादा भाई नौरोजी ने क्या डिफाइन किया था, या कैसे हमको पता लगा पॉवर्टी लाइन कैसे, उसको कहते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है, एग्जैक्टली आप खाने पे कितना खर्चा करते हो, आपकी लिविंग का, लिविंग मतलब जीने के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए। तो जीने के लिए सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या चाहिए, रोटी। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप जी रहे हो, बाकी कुछ मिले ना मिले। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लिविंग होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, फूड। अगर हमें फूड मिल रहा है तो हम जी सकते हैं, अगर हमको फूड ही नहीं मिल रहा है तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी गए तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल खत्म है, जीरो है, जिसको खाना नहीं मिल रहा। तो इन्होंने क्या किया, जेल में जितने भी लोग, ये जेल में थे, जेल में इन्होंने देखा कितने लोग एडल्ट है कितने चिल्ड्रन है। तो इन्होंने देखा कि 1/3 जो लोग है ना वो क्या है, चिल्ड्रन है, ठीक है, और बाकी के जो बचे 2/3 लोग हैं, क्योंकि हमने पूरे जेल को 2 हिस्सों में बांट दिया, तो 1/3 मतलब अगर 100 बंदे हैं तो 1/3 मतलब 30 या 33 के आसपास जो है वो बच्चे हैं, और 2/3 जो है वो एडल्ट्स हैं। ये डिटेल में नहीं आया, खाली समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसका आपको मैंने खाली समझाना है,
डिटेल में क्वेश्चन खाली जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग और उसकी डेफिनेशन और इसका रिजल्ट पूछा जाता है, वो बुक में मार्क की हुई है हमने। अब इतने बच्चे हैं, अब इसको भी इन्होंने दो फुट में बांट दिया कि 1/3 का जो आधा है, हाफ ऑफ 1/3 है जो डाइट लेते ही नहीं है, खाना ही नहीं खाते, नील डाइट। नील डाइट मतलब जिनकी डाइट है ही नहीं, जिनको खाना मिलता ही नहीं है, या जो बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो बहुत कम डाइट लेते हैं। और उसमें से 1/3 का आधा, देखो यहां पे हमने क्या किया था, पूरे को 1/3 और 2/3 में, फिर 1/3 का आधा जो बहुत कम खाना खाते हैं और आधा जो हाफ डाइट लेते हैं। हाफ डाइट मतलब जितना खाना मिलता है उसका आधा ही खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे खाना पूरा नहीं खाते हैं। उसके बाद एडल्ट, जो एडल्ट हैं वो फुल डाइट लेते हैं, वो तो पूरा खाना खाएंगे ना। तो एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन वो एरिया होता है जिनको फुल डाइट भी नहीं मिल रही है अपनी। तो जितनों को फुल डाइट हाफ डाइट वगैरह मिल रही है, उसके ऊपर के जो लोग होंगे वो तो अबव पॉवर्टी लाइन आएंगे, और जिनको नहीं मिल रही वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उन्होंने क्या निकाला, 1/2। देखो ये हाफ किसका है, अगर कैलकुलेशन करें मैथ्स में, जिनको मैथ्स अच्छी आती है और अकाउंट्स खासकर जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं उनको तो समझ आ जाएगी कि पार्टनरशिप में भी जिन्होंने फोर्थ चैप्टर कर लिया है, आई मीन 5th चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह निकालते, जिन्होंने वो चैप्टर कर लिया है उनको तो आ जाएगा। देखो 1/2 किसका निकालना है, 1/3 का, 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। ये कितनी डाइट ले रहे हैं, नील डाइट। फिर ये लोग 1/2 किसका, फिर 1/3 का, 1/3 का 1/2, 1/2 इंटू 1/3, ये कितनी डाइट ले रहे हैं, हाफ डाइट। और 2/3 लोग क्या ले रहे हैं, फुल डाइट। तो अगर इसमें कैलकुलेट करूं तो ये बन जाता है 1/6 इंटू नील मतलब 0, 1/6 हो जाएगा ये, 2 इंटू 3, 1/6 इंटू हाफ मतलब फिर से हाफ हो जाएगा, और ये तो आपका 2/3 हो गया, 2/3 इंटू फुल मतलब एक पूरा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा 3/4। और ये बुक में आपकी पेज नंबर, वैसे पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, मेरी बुक में 4.4 है, जहां पे दादा भाई नौरोजी जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग लिखा है उसमें सबसे लास्ट में लिखा है मेरी बुक में, किसी बुक में ऊपर नीचे हो सकता है। तो 3/4 आ रहा है। तो वो ये कह रहा था कि जो 3/4 लोग है ना, ये 3/4 लोग है, ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन करते हैं। इसके नीचे जो रहेंगे वो पॉवर्टी लाइन, मतलब 3/4 बंदे जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। किसमें, जेल के अंदर। और इसको बोला गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग या एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि जेल में 3/4 के नीचे के लोग जो है वो 3/4 लोग के नीचे नहीं, सॉरी 3/4 लोग जो है वो क्या माने जाएंगे, पुअर माने जाएंगे, और 3/4 से ऊपर जो लोग रहेंगे वो रिच माने जाएंगे। ये इन्होंने जेल में हिसाब लगाया, सिर्फ जेल में, और ये पूरा का पूरा इंडिया पे थोप दिया। क्यों? क्योंकि हमने 11 चैप्टर में पढ़ा था सैंपल में अगर 1000 बंदों का सर्वे करना हो, हम 1000 के पास नहीं जाते, हम 100 बंदों का सर्वे कर लेते हैं और उसी की एवरेज निकाल के 1000 की मान ली जाती है। तो इन्होंने जेल में देखा कि जेल में कितने बंदे रह रहे होंगे, जेल में देखा फीमेल भी थे, मेल भी थे, बच्चे भी थे। तो इन्होंने देखा बच्चे भी आ गए, एडल्ट में मेल फीमेल सब आ गई। तो इंडिया के अंदर भी ऐसे होता है, बच्चे मेल फीमेल एडल्ट सब होते हैं। तो उन्होंने कहा जो जेल का हिसाब किताब बैठेगा ना, वही पूरे इंडिया का हिसाब किताब मान के चलते हैं। तो जेल का सैंपल लिया और पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने थोप दिया और बोला कि 3/4 जो होती है वो बनाई जाएगी पॉवर्टी लाइन। मतलब ये पूरे को अगर 4 हिस्से में बांट दी जाएंगे तो ये पॉवर्टी लाइन मानी जाएगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये 3/4 हो गया। तो 3/4 के नीचे के जो लोग हैं ना, ये पुअर माने जाएंगे, और ये जो माने जाएंगे ये रिच माने जाएंगे या मिडिल क्लास माने जाएंगे। पर ये जो इनका रिजल्ट निकला था ये बहुत दिन तक नहीं अप्रिशिएट किया गया, इसको ज्यादा दिन चालू नहीं करा गया, क्योंकि इसको बाद में नकार दिया गया कि ये बिल्कुल गलत एम्फेसिस पे निकाला गया। कोई ऐसे जेल के अंदर बैठ के खाना खाने के हिसाब से कैसे निकाला जा सकता है, तो इस हिसाब से इसको रद्द कर दिया गया, इसको ज्यादा मान्यता नहीं मिली थी। इसके बाद आपका लिखा हुआ है पोस्ट इंडिया पीरियड के अंदर 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप किया। 19 3-4 ग्रुप लिखे हुए हैं, मैं साइड पे लिख देता हूँ, वैसे बुक में लिखे हुए हैं क्योंकि अब तो सबके पास बुक है ही है। तो 1962 में एक प्लानिंग कमीशन ने किया स्टडी ग्रुप, 1979 में फिर से टास्क फोर्स ऑफ प्रोजेक्शन पूरा लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, और 1989 में। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो 12th में एक ही, और इस बुक का पेपर 12th में सीबीएसई में एक ही बार हुआ है, और वो भी लॉकडाउन के चक्कर में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो
ये बुक 11th की बुक थी। हर साल स्कूल में पेपर आते थे, स्कूल में ज्यादातर ये क्वेश्चन जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का पूछा जाता था। 1 मार्क या डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आ जाए 2 मार्क में पूछा जाता था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। तो आज हमने पढ़ा कि पॉवर्टी लाइन में रिलेटिव मेजर कौन से होते हैं। जो लोग ऊपर रहते हैं वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मैं तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरे पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, पर दूसरा बंदा मेरे से ज्यादा अमीर है, मेरे पास छोटा घर है उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास छोटी गाड़ी उसके बड़ी गाड़ी है, मेरी इनकम कम है उसकी इनकम ज्यादा है, तो वो मैं वैसे ठीक हूँ लेकिन उसके मुकाबले गरीब हूँ, तो रिलेटिवली पुअर हुआ। और वाकई में गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता हूँ तो मैं एब्सोल्यूट उसमें आता हूँ। और पॉवर्टी लाइन को कैसे स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। दादा भाई नौरोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की स्टार्ट की थी कब, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ब्रिटिश रूल में। अब नेक्स्ट क्लास से हम पॉवर्टी लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ शुरुआत हो गई थी पॉवर्टी लाइन बनाने की। पॉवर्टी लाइन का फायदा क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कितने रेगुलर पुअर रहते हैं, कितने कभी पुअर होते हैं कभी रिच हो जाते हैं, कितने हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, कितने हमेशा रिच रहते हैं। और वो पुअर है तो क्यों पुअर है, क्योंकि उनको बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं मिल रही। पुअर कौन होता है, गरीब कौन होता है, जिसको बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिसको बेसिक जरूरतें अपनी पूरी करने की, जीने, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीने की जरूरतें, जो का जो खर्चा होता है। लिविंग मतलब आपकी जिंदगी जीने का जो कॉस्ट, जो खर्चा है वो भी पूरी नहीं कर पा रहा, कभी रोटी नहीं खा पाता, कभी कपड़े उसके पास पहनने को नहीं होते, कभी उसके पास नॉर्मल कहीं आने जाने के लिए खर्चा नहीं है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिकली 4-3 चीजें होती हैं। अगर वो ये भी पूरी नहीं कर पा रहा तो मतलब वो गरीब है। तो कितने बंदे ये बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। पॉवर्टी लाइन की शुरुआत जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से हुई थी, जो हमने आज कर दी है। 2 से 3 क्लासों में ये टॉपिक चलता रहेगा। पॉवर्टी लाइन आगे आगे कैसे 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 आज हम 2020 में जी रहे हैं, तो 2020 में कहां तक पहुंची पॉवर्टी लाइन, कितने लोग अमीर हुए, कितने लोग गरीब हुए, और पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन हर 10 साल में कैसे चेंज हो जाती है, हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे।